हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में थ्योरी ऑफ मशीन्स का ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले हम प्रोडक्शन और फ्लूइड मैकेनिक्स कवर कर चुके रहे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ मशीन आपका चालू है। 140 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कोरियोलिस एक्सेलरेशन की हमने पिछली बार भी बात की थी। सेंस ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन अगर हमें बताना है तो मैंने बताया था कि इस तरीके से अगर कोई लिंक है, उसके ऊपर है कि यहाँ पे स्लाइडर है, वो इस डायरेक्शन में अगर v वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, ये पूरी की पूरी लिंक अगर ओमेगा से घूम रही है तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस वेलोसिटी कंपोनेंट को इस एंगुलर वेलोसिटी के सेंस में 90 डिग्री से घुमा दो, मतलब इसको इस तरीके से 90 डिग्री घुमा दो तो 2v ओमेगा के बराबर लगेगा। तो 90 डिग्री डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लिंक कंटेनिंग द पाथ और स्लाइडर। कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करता है? जब भी आपका जो पॉइंट है वो आपका ट्रांसलेशन मोशन में हो, या जैसे कि स्लाइड कर रहा हो, और साथ में आपका जो पूरी की पूरी लिंक है वो रोटेशनल मोशन में हो। ठीक है, फिर कुछ मैकेनिज्म है लोअर पेयर के जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो जब दो एलिमेंट के बीच में अगर सरफेस कांटेक्ट होता है आपस में, वो रिलेटिव मोशन परमिट करते हैं। ठीक है, तो हम उस केस में उसको क्या कह देते हैं? उस केस में उसको हम लोअर पेयर कह देते हैं। अब इसके कुछ मैकेनिज्म्स बनते हैं, जैसे हमने 4 बार मैकेनिज्म देखा था, हम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म देख चुके हैं। वैसे एक होता है पेंटोग्राफ मैकेनिज्म। अब ये जो पेंटोग्राफ होता है ये क्या करता है कि मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, छोटा सा स्क्वायर है, आप चाहते हो एनलार्ज करके एक बड़ा सा स्क्वायर बना लो सेम साइज का। सेम साइज मतलब सेम स्केल पर। मान लो जो ये जो स्क्वायर था तो ये 1:1 का होगा, तो आप और बड़ा बनाना चाहते हो पर चाहते हो कि 1:1 का ही रहे, तो आप इस तरीके से बना लो। मान लो इसके अंदर कोई सर्कल था तो सेम स्केल पे ये सर्कल भी उसी स्केल पे बड़ा हो जाएगा। ये काम करता कौन? पेंटोग्राफ करता है। इट कंसिस्ट ऑफ बार्स कनेक्टेड बाय टर्निंग पेयर। इसके अंदर आपको सिर्फ टर्निंग पेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई भी स्लाइडिंग पेयर नहीं देखने को मिलेगा। फिर एग्जैक्ट लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन अगर आपको मोशन चाहिए तो कुछ टर्निंग पेयर्स से बनते हैं। 3 आपके मोस्टली मैकेनिज्म्स होते हैं। एक है आपका प्यूसिलियर मैकेनिज्म और एक हार्ट्स मैकेनिज्म। ठीक है, और अब एक होते हैं, ये होते हैं आपके एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, और इसमें एक होता है स्लाइडिंग पेयर के साथ आपका स्कॉच रसल मैकेनिज्म। 3 होते हैं, एक हार्ट्स मैकेनिज्म है, एक स्कॉच रसल मैकेनिज्म है, जो ये प्यूसिलियर मैकेनिज्म है, और हार्ट्स मैकेनिज्म है। ये जो मैकेनिज्म है इसमें आपके सिर्फ टर्निंग पेयर होंगे। ठीक है, सिर्फ टर्निंग पेयर। और स्कॉच रसल मैकेनिज्म में यहाँ पे एक स्लाइडर भी प्रेजेंट होता है। आगे मैंने इसके डायग्राम वगैरह भी इंक्लूड किए हैं, तो वहाँ पे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंस अब देखो, जब भी कहीं स्लाइडिंग होती है तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ज़्यादा वियर होगा। इस वजह से हम ऐसे मैकेनिज्म को कम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी स्लाइडिंग इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है और कुछ टाइम बाद वो मैकेनिज्म फिर फेल कर जाता है। अब यहाँ पे इन मैकेनिज्म के थ्रू हमको एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर हमको अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन चाहिए, मतलब ऐसा कर्वेचर चाहिए जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो, नियर अबाउट इन्फिनिटी हो, एग्जैक्टली इन्फिनिटी ना भी हो, तो उसमें हमारे वॉट्स मैकेनिज्म आते हैं, मॉडिफाइड स्कॉच रसल मैकेनिज्म, ग्रास हॉपर, शेबीशेफ और रॉबर्ट्स मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म के नाम एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ठीक है, ये है आपका पेंटोग्राफ मैकेनिज्म। ये देख रहे हो, यहाँ से ये टेबल पे फिक्स हो जाता है, और उसके बाद आप जैसे भी इसको रखोगे एक एंड पे तो दूसरे एंड पे आपको सब मिल जाएगा। उसी का जो भी आप कर्वेचर होगा उसको वो एनलार्ज करके बता देगा। तो एक मैकेनिज्म है, लिंकेज कनेक्ट करे जाते हैं पैरेललोग्राम के। देख रहे हो, ये यहाँ पे पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इसमें मूवमेंट ऑफ वन पेन ट्रेसिंग एन इमेज, एक इमेज को ट्रेस करो और आइडेंटिकल मूवमेंट होगी सेकंड पेन। ठीक है, और टर्निंग पेयर काय में होती है? तो टर्निंग पेयर आपका देखो यहाँ पे पूछ रहा है मेड अप ऑफ टर्निंग पेयर। स्कॉच रसल में, पिक्यूलियर में, हार्ट्स में, तीनों में होगी। आपने तो बोला था यहाँ पे स्लाइडर पेयर होती है। भाई एक स्लाइडर होता है, बाकी तो टर्निंग होते हैं। ठीक है, जैसे आप स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अगर बोलो
कि सर यहाँ पे तो स्लाइडर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे टर्निंग पेयर भी तो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल ऑफ दिस, ये है आपका कौन सा मैकेनिज्म, ये है स्कॉच रसल मैकेनिज्म, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा। ये पीयूसीलियर है और ये है हार्ट्स मैकेनिज्म। देख सकते हो यहाँ पे स्कॉच रसल मैकेनिज्म, इसमें स्लाइडिंग पेयर होती है तो स्लाइडिंग पेयर भी होती है, टर्निंग पेयर होती है, हाँ टर्निंग पेयर भी होती है, ठीक है, दोनों देखने को मिलेगी। स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन किससे मिलेगा, स्कॉच रसल, हार्ट्स और प्यूसिलियर मैकेनिज्म, तो ऑल ऑफ दीज। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, तो वॉट्स मैकेनिज्म, ग्रास हॉपर, रॉबर्ट्स, शेबीशेफ, ये सारे मैकेनिज्म। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेंटोग्राफ है, ठीक है, ये ग्रास हॉपर मैकेनिज्म है, ये क्रैंक इस तरीके से घूमेगी, यहाँ पे पिवट है, तो ये जो मैकेनिज्म है थोड़ी देर बाद ये जो क्रैंक है ये नीचे आ जाएगी, देख रहे हो, और ये तो आपका जो मैकेनिज्म है, क्या नाम है इसका, रॉबर्ट्स मैकेनिज्म, ये तो चल ही रहा है, ठीक है, इसके तो GIF डाल दी मैंने। फिर स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म होते हैं। स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डेविस मैकेनिज्म, एक होता है स्टीयरिंग और एकरमैन मैकेनिज्म। डेविस में क्या होता है, डेविस में क्या होता है दोस्तों, एक स्लाइडिंग पेयर प्रेजेंट होता है। अब स्लाइडिंग पेयर प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, अगेन फ्रिक्शन वियर होगा, उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हम किसको यूज़ करते हैं, एकरमैन को। एकरमैन में क्या होता है, एकरमैन में क्या होता है, एकरमैन में सारी जो चीज़ें होती हैं वो टर्निंग पेयर इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ अच्छी होती है, और हम यूज़ भी किसको करेंगे, एकरमैन को ही करेंगे, ठीक है। सिंपल और एकरमैन गियर जो होता है सिर्फ टर्निंग पेयर होता है, तो सिंपल भी होता है, ठीक है। कुछ इक्वेशंस होती हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर एकरमैन गियर की बात करें तो कॉट फाई माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय बी, जहाँ पे फाई और थीटा जो है वो एंगल टर्न बाय आउटर व्हील और इनर व्हील। आउटर व्हील जो होता है वो आगे दिखाऊंगा, आउटर व्हील कहाँ पे है, फाई से टर्न होता है, और इनर व्हील जो होता है वो थीटा से टर्न होता है। ऑब्वियसली जो अंदर वाला जो व्हील होता है वो ज़्यादा टर्न करता है, बाहर वाला कम करता है। सी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एक्सल, बी व्हील बेस है, ये सब भी आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे ये tan अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 2b, ये डेविस के केस में होता है, जहाँ पे अल्फा जो है वो एंगल है इंक्लिनेशन बिटवीन वर्टिकल्स। आगे देखेंगे सबको। तो फंडामेंटल इक्वेशन आपकी ये जो है एकरमैन के केस में आपको ये देखने को मिलेगी, अभी हम देख चुके हैं। ये है हमारा डेविस मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो एंगल देख रहे हो, ये एंगल जो वर्टिकल के बीच में था, यहाँ पे ये वर्टिकल है, और ये यहाँ पे जो एंगल मूव कर रहा है ये हो जाता है हमारा अल्फा, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 2b। और फिर हुक्स जॉइंट की इक्वेशन क्या आती है, ये इक्वेशन याद रखो, एग्जाम से पूछी जाती है, इस पर बेस न्यूमेरिकल भी आ सकता है। n जो होती है वो होती है स्पीड ड्राइविंग की, और n1 जो है वो ड्रिवन की है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। अल्फा क्या है, ये एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द टू शाफ्ट, और थीटा क्या है, जिस एंगल से आर्म जो है वो क्रॉस टर्न हुई है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे जैसे एंगल थीटा इन दोनों के बीच में बढ़ेगा, अलग अलग स्पीड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और हुक्स जॉइंट में जो आपकी जो ये दोनों स्पीड बराबर कब होंगी, n1 इज इक्वल टू n2 हो जाए, यानी कि n1 बाय n डिवाइडेड बाय n1 1 के बराबर आ जाए। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से तो आती है, यहाँ पे प्लस माइनस अभी आने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आती है। tan स्क्वायर जब स्क्वायर अंडर रूट ले लोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा, इस तरीके से आएगी, ठीक है। तब प्लस माइनस आएगा, अभी प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एकरमैन स्टीयरिंग गियरिंग सिस्टम ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्यों, क्योंकि होल मैकेनिज्म में आपका जो होता है एकरमैन जो होता है वो पीछे होता है। मान लो आपकी ये दो गाड़ियाँ, ये टायर हैं, एकरमैन जो होता है, एकरमैन गियर यहाँ पे मैकेनिज्म पीछे की साइड होता है एकरमैन के। डेविस के केस में आपको दिखाया था ना, कहाँ गया डेविस, ये देखो रो, ये मैकेनिज्म आगे की तरफ है तो ये चला जाएगा बोनट में। डेविस के केस में ये आगे की तरफ चले जाएगा फ्रंट में, तो वो उतना सुटेबल होता नहीं है, अंदर की तरफ हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। एकरमैन गियरिंग में आपकी सिर्फ टर्निंग पेयर्स होती हैं, एकरमैन में तो फ्रिक्शन कम होता है। एकरमैन जो होता है वो इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल की तो बात नहीं है ज़्यादा, मोस्टली ये दो ए और बी ज़्यादा बात होती है, ठीक है। तो एकरमैन में देख रहे हो ये पीछे के साइड है तो ये ज़्यादा सुटेबल रहता है, और डेविस में ये आगे की तरफ है तो वो दिक्कत करता है, ठीक है। तो जैसे तो ये तो डायग्राम है, इनको आप देख सकते हो,
यहाँ पे वैल्यू भी दी हुई है। द पावर फ्रॉम द इंजन टू रियर एक्सल, जो पावर है इंजन से वो पीछे वाले एक्सल, जहाँ पे पीछे जो व्हील रहते हैं उस पर जो एक्सल माउंटेड रहता है उसमें ट्रांसमिट काय के थ्रू की जाती है, तो वो हुक्स जॉइंट के थ्रू की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रिक्शन जो होता है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है मोशन के, ठीक है, हमेशा। और मगर देखो ये डेफिनेशन गलत है। बोल रहा है कि फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो भाई, हर वो फोर्स जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जरूरी नहीं फ्रिक्शन ही हो। जैसे कि मान लो एक बॉल थी, बॉल किसी ने फेंकी, ये बॉल थी, ये किसी ने फेंकी, मैं यहाँ पे बॉल पकड़ रहा था, बॉल को रोकने के लिए मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है। और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इतना ज्यादा लगा दिया कि मैंने इसको इधर फेंक दिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन ही हो, ठीक है, ये फ्रिक्शन थोड़ी ना था, ठीक है। और दूसरा फोर्स देखो, मान लो मैंने एक बॉल थी, इसको ऊपर फेंका, पर इसमें ग्रेविटी की तरफ लग रही है, तो ये जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे इसको, फोर्स ड्यू फ्रिक्शन थोड़ी ना है। अब मोशन तो ऊपर हो रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो ये फोर्स ड्यू फ्रिक्शन थोड़ी ना है, ठीक है। तो हर जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेशक वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है किसी भी मोशन के, हर वो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगे जरूरी नहीं है फ्रिक्शन हो, तो वो ये थोड़ी क्वेश्चन गलत है, इन्फॉर्मेशन गलत है। फ्रिक्शन जो है वो बॉडी रेस्ट पे हो तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसे डायनामिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। डायनामिक फ्रिक्शन बॉडी किस तरीके से मूव कर सकती है, स्लाइड करते हुए मूव कर सकती है, रोलिंग हो सकती है, पिवट फ्रिक्शन भी हो सकता है, ठीक। पिवट फ्रिक्शन में होता है कि जैसे कि इस तरीके से एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक आपने या दूसरा सिलेंडर है और इस तरीके से घुमा रहे हो, तो ये पिवट टाइप का अरेंजमेंट होता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो कम आता है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन के स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ लॉज हैं, वो फ्रिक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा जहां पे बॉडी का मोशन होना चाह रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्जैक्टली इक्वल्स होगा फोर्स के बराबर। जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है तो जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक, और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कराओगे बॉडी मूव करने लग जाएगी, तो वहां पे डायनामिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ लिफ्टिंग फ्रिक्शन कितना होता है, वो होता है F डिवाइडेड बाय वो जो म्यू इनटू R n के बराबर, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। कितना एरिया इस पे डिपेंड नहीं करेगी, पर दो एरिया जो कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके नेचर पे डिपेंड करेगी, रफनेस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ये बता चुका हूँ, ट्रू तो अपन कह देंगे, पर मैंने बताया कि हर वो फोर्स जो मोशन को अपोज करे जरूरी नहीं कि वो फ्रिक्शन ही हो, ठीक है। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, और उसे हम स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन नहीं कहते, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कह देते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। फिर डायनामिक फ्रिक्शन कब आता है? जब बॉडी मोशन में होती है। द स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू फोर्सेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो सबके सब सही है। और इसके लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में क्या सही है कि डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स से, बिल्कुल। और इंडिपेंडेंट होता है, कितना एरिया इस पे डिपेंड नहीं करेगा पर नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस। फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मान लो यहाँ पे बॉडी रखी थी और इसका मैं इंक्लिनेशन पहले यहाँ थी, फिर इसका मैंने इंक्लिनेशन बढ़ाया, अब इस इंक्लिनेशन पे जाके ये बॉडी बिगिन करने लगी स्लाइड डाउन, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, इसको एंगल ऑफ हेलिक्स एंगल नहीं कहते। बाकी ये सारी जो एंगल्स होते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।